8 दिसंबर को सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता उखाड़ फेंकने के अभियान की अगुवाई करने वाले ताकतवर इस्लामी ग्रुप ने ऐलान कर दिया था कि विद्रोहियों ने सीरियाई राजधानी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस अभियान की अगुवाई हयात तहरीर अल शाम ने किया था। एसटीएस नेता अबू मोहम्मद अल जिलानी ने ही दमिश्क पर कब्जे की विजयी घोषणा की थी। जुलान हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस का प्रमुख है। एसटीएस लंबे समय से देश का सबसे मजबूत विद्रोही गुट माना जाता रहा है। हालांकि इस लड़ाई में दर्जनों विद्रोही ग्रुप एक साथ असद सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन विद्रोही कमांडर जोलानी ने ही इस विद्रोह की पूरी अगुवाई की। असद की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद अबू मोहम्मद अल जोलानी ने 8 दिसंबर को दमिश्क के सबसे पवित्र उमैयद मस्जिद में भाषण दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जोलानी ने अपने भाषण में कहा कि दमिश्क में विद्रोहियों की जीत से 5 दशकों में कैद लोगों को आज़ादी मिली है। मिडिल ईस्ट में एक नया इतिहास लिखा गया है। अब सीरिया की जनता ही असली मालिक है। सीरिया पर आधी सदी तक चले असद परिवार के शासन के अचानक अंत हो जाने के बाद अब यह साफ हो गया है कि एसटीएस प्रमुख जोलानी ही सीरिया की नई परिस्थिति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ऐसे में सीरिया में एसटीएस के उदय और असद का शासन खत्म होने से ईरान घबरा गया है और उसका प्रतिरोध मोर्चा बिखर गया है। सीरिया में एसटीएस ने जिस तरह अन्य विद्रोही गुटों के साथ मिलकर असद की सत्ता का पतन कर दिया, उसके बाद अब ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या इसके बाद अगला नंबर ईरान का है और खामेनेई के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान लगभग कई सालों से जारी गृह युद्ध के दौरान असद का कट्टर समर्थक रहा है। असद सरकार के खिलाफ मार्च 2011 में जन आंदोलन सीरिया में खड़ा हुआ और जल्द ही यह हिंसक हो गया। इसके बाद से ही सीरिया गृह युद्ध की चपेट में रहा। इस बीच रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह की मदद से असद सत्ता में बने रहे। कहा जाता है कि बशर अल असद ने रूस और ईरान की मदद से विरोधियों को कुचला और अपना शासन बचा कर रखा। यरूशलेम पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में विश्लेषकों के हवाले से बताया है कि असद शासन के पतन के बाद जिसे सबसे ज्यादा धक्का लगा है उसमें ईरान सबसे ऊपर है। दूसरा नंबर लेबनान के हिजबुल्लाह का है। बताया जा रहा है कि ईरान में सीरिया ने भारी भरकम निवेश किया था क्योंकि उसके लिए सीरिया की बहुत अधिक रणनीतिक अहमियत थी। ऐसे में ईरान को डर है कि उसके निवेश का विद्रोही गुट की आने वाली सरकार विरोध कर सकती है। सीरिया में उसका खर्च अपनी अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ साबित हो रहा था और विद्रोही गुटों की सरकार का ईरान विरोधी कोई भी कदम अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर उसे गहरी चोट भी दे सकता है। इसके अलावा एक अनुमान यह भी है कि पिछले 10 साल में ईरान ने सीरिया को बचाने में अपने टॉप कमांडरों समेत कम से कम 6000 सैनिक भी खो दिए हैं। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। किसी दूसरे देश में अपने हित बचाए रखने के लिए ईरान ने यह बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ईरान को चिंता यह भी है कि अब सीरिया पर सुन्नी संगठनों के कब्जे से लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को हथियारों की मदद करना भी आसान नहीं होगा। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान को अपने धार्मिक आस्थाओं की भी चिंता है। इसलिए सीरिया में बदलते हालात को देखते हुए वह सतर्क हो गया है और उसने विद्रोही गुट एसटीएस के साथ एक सीक्रेट डील कर ली है, जिसमें कहा गया है कि ईरान सीरिया के अंदरूनी मामलों में कोई दखल नहीं देगा। साथ ही सुन्नी ग्रुप एसटीएस से सीरिया में शिया समुदाय के जो मजार हैं उसे न तोड़ने और उसकी हिफाजत की भी गारंटी मांगी है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि सीरिया में असद का पतन इस्लामिक देश ईरान के दुर्भाग्य को बढ़ा रहा है, क्योंकि इजराइल ने पहले ही उसके प्रॉक्सी समूहों लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा पट्टी में हमास को कमजोर कर दिया। अब सीरिया में असद के दुश्मन सत्ता पर काबिज हैं। कहा जा रहा है कि इसी डील की वजह से ईरान के मीडिया ने सुन्नी विद्रोहियों को अब काफिर आतंकवादी कहने के बजाय सशस्त्र समूह कहना शुरू कर दिया है। देखना होगा कि सीरिया के नए शासक ईरान को लेकर अब क्या प्रतिक्रिया देते हैं।